अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे कोयले के 4 प्रकार के बारे में लिखा गया है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिटुमिनस जो होता है दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला है। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उच्च किस्म का कोयला है जो धुआं नहीं करता है। और लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और जो कोयले के जो फर्स्ट स्टेज की जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं पीट। तो ये कोयले के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कोल गैस में मीथेन की मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 45, 54, 50 और 30। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 30% क्या होता है कि कोल गैस में मीथेन की मात्रा होती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोल गैस में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 55%। एक और इंपॉर्टेंट इसी से पूछा जाता है कि कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO की मात्रा कितनी होती है। तो ये 4% होती है। अब देखिए यहाँ पे CO की बात कर रहे हैं तो CO जो होता है इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। अब कोल गैस का निर्माण जो होता है बिटुमिनस कोयले से होता है। बिटुमिनस कोयले से कोल गैस के निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल रिएक्टर में किसे मंडक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल, भारी जल, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी बहुत सही है, क्योंकि भारी जल का प्रयोग स्विमिंग पूल रिएक्टर में किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, परमाणु रिएक्टर होता है, वहाँ पे 2 प्रकार से मंडक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 चीज़ें, एक होता है भारी जल, एक ग्रेफाइट। तो देखिए क्या होता है, जब भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। लेकिन जब ग्रेफाइट का मंडक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसको एटॉमिक पाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग जब मंडक के रूप में होता है तो उसे एटॉमिक पाइल के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है, जो क्या होता है कि परमाणु रिएक्टर में एक नियंत्रक छड़ होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कैडमियम। कैडमियम का छड़ का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अब देखिए क्या है कि परमाणु रिएक्टर का सबसे पहला निर्माण किसने किया था। तो उसके लिए पहला निर्माण किए गए थे एनरिक फर्मी के द्वारा। एक साइंटिस्ट का नाम है एनरिक फर्मी, जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे में कितने कूलम्ब होते हैं। ऑप्शन 4 तो दिया है आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 96,494 इतने कूलम्ब क्या होते हैं एक फैराडे में होते हैं। अब देखिए फैराडे का पूरा नाम था माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है विद्युत चुंबकीय से दायां हाथ का नियम किसने दिया था। ये चुंबक विद्युत चुंबकीय से संबंधित है। तो फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एडिसन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया था। इन्होंने बाएं हाथ का नियम भी दिया था। ये 2 नियम इनके द्वारा दिया गया था। और जो यहाँ पे मैक्सवेल हैं इन्होंने दिया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको कॉर्क स्क्रू का रूल भी कहा जाता है। और फैराडे की बात करें तो अभी बताया आपको हमने विद्युत अपघटन संबंधी इन्होंने 2 नियम दिया था। एडिसन के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय रेखा कहाँ से कहाँ तक यात्रा करती है। तो देखिए अगर ये चुंबक हो गया यहाँ पे, अगर ये नॉर्थ पोल हो, देखिए चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो चुंबकीय रेखा होती है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ इस तरह से ट्रेवल करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि चुंबकीय रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन है, आलू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है वायरस, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो देखिए आलू का मोज़ेक रोग जो होता है वायरस के कारण होता है, मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस के कारण कुछ और पौधों में रोग होता है, जैसे कि आपका केला में हो गया बंकी टॉप ऑफ बनाना, उसके बाद से आपका हो गया तंबाकू का मोज़ेक रोग। तो ये 2 रोग भी क्या होता है वायरस के कारण होता है। अब बात हो रहा है वायरस की, तो वायरस का खोज किए थे इवानोव्स्की ने 1892 आप याद रखिएगा। और उसके बाद से वायरस की बात हो रही है, तो वायरस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नॉन सेलुलर होता है, मतलब अकोशिकीय, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ये कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरबो वायरस में कौन सा रोग होता है। खसरा, अरबो वायरस से कौन सा रोग होता है। खसरा, अस्थि मज्जा, गलसुआ, अपीज ज्वर।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, पीच ज्वर जो होता है और वो वायरस के कारण होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में जो है खसरा, खसरा जो होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अस्थि मज्जा जो होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। और जो गलसुआ है भी एक वायरस के कारण होता है, इसको मम्स रोग भी कहते हैं, मम्स डिजीज। और ये जो होता है इंसान को जीवन में एक ही बार होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय के चारों ओर कौन सा आवरण होता है? तो देखिए ये हार्ट अगर हो गया तो इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, मतलब लेयर होता है। तो जैसे ऑप्शन में दिया मेनिंजेज, पेरिकार्डियम, पायोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही है, पेरिकार्डियम नाम का लेयर जो हार्ट के चारों तरफ पाया जाता है, हृदय के चारों तरफ पाया जाता है। अब बात हो रही है पेरिकार्डियम, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पेरिकार्डियम जब लेयर होता है इसके अंदर लिक्विड फील होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में, तो इसको पेरिकार्डियल द्रव भी कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे अगर मेनिंजेज की बात की जाए तो मस्तिष्क ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है जिसको मेनिंजेज कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया? ऑप्शन है हैनीमैन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, अरस्तु, विलियम हार्वे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। अब बात करते हैं हैनीमैन। हैनीमैन जो है होम्योपैथ के फादर माने जाते हैं। और क्रिश्चियन बर्नार्ड ये हार्ट ट्रांसप्लांट के ये पहली बार इन्हीं के द्वारा किया गया था। अरस्तु जो है बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और अरस्तु द्वारा एक बुक लिखी गई जो बहुत ही कई बार पूछा गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जब रुधिर दाब 120/80 से अधिक होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, हाइपोटेंशन कहते हैं जब रुधिर का दाब 120 से 80 से अधिक हो जाता है, 120-80 से अधिक हो जाता है। ऐसे जब कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब देखिए बात है ये रुधिर दाब की, तो रुधिर दाब को सबसे पहले घोड़े में मापा गया था। एक साइंटिस्ट एस हेल्स, उन्हीं के द्वारा इसको घोड़े में नापा गया था सबसे पहले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ग्राफ, यूरोपियन कार्डियोग्राफ, इंजन सर्किट ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ईसीजी का फुल फॉर्म है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है? 4, 3, 2, 6। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, 4 चैम्बर होते हैं मनुष्यों के हार्ट में। अब देखिए कभी कभी मछलियों के हार्ट में भी पूछ लिया जाता है कितने चैम्बर होते हैं, तो उसमें भी 4 होते हैं और इसमें भी 4 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, पेसमेकर, ओडोमीटर, एनीमोमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है पेसमेकर, ये बिल्कुल सही है, हृदय गति को यही नियंत्रित करता है। अब स्पीडोमीटर की बात किया जाए तो स्पीडोमीटर जो होता है ये गति बताने का काम करता है। ओडोमीटर जो होता है ये कोई भी गाड़ी कितनी दूर तक चली है ये बताता है ओडोमीटर। अब बात करते हैं ओनिमोमीटर, तो जो होता है वो हवा की शक्ति बताता है कि उसकी गति, उसकी तीव्रता कितनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्ट्रोक आयतन कितना होता है? देखिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रोक आयतन क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट एक बार धड़कता है, दिल एक बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में कितने ml ब्लड को सर्कुलेट करता है, इसको स्ट्रोक आयतन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया 80 ml, 90 ml, 60 ml और 70 ml। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, स्ट्रोक आयतन जो होता है 70 ml के बराबर होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तक द्रव कहा जाता है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, लिम्फ को, हीमोग्लोबिन को। तो उत्तक द्रव जो कहा जाता है लिम्फ को। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है? ऑप्शन है धमनी, शिराएं, फुसफुस धमनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो था धमनी, ये जो है बिल्कुल सही है। धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अब बात करते हैं शिराएं की या फुसफुस धमनी की, तो ये दोनों अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। अब शुद्ध रक्त को ऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है तथा अशुद्ध रक्त को अनऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मम्प्स रोग होता है किसके कारण? कवक, वायरस, जीवाणु, शैवाल। तो देखिए यहाँ पे मम्प्स रोग जो होता है वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कवक की। तो कवक का अध्ययन जो किया जाता है माइकोलॉजी का अंतर्गत किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत, और शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है वायरस का खोज किसने किया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिंजरिक, लुई पास्चर, इवानोवस्की और लीवेनहॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, वायरस का खोज इवानोवस्की ने किया था। अब बात करते हैं लुई पास्चर की, जिन्होंने पास्चराइजेशन का खोज किया था, और लीवेनहॉक ने विषाणु का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, यूरेथ्रोसाइट किसे कहा जाता है। यूरेथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरएनए, डीएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आरबीसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर में आरएच का पूरा नाम क्या है। तो रियो रिसोर्स रीसेट। तो देखिए यहाँ पे आरएच फैक्टर में जो है रिसोर्स जो है आरएच का फुल फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर जो होता है इसका सबसे आदर्श रूप बंदरों में पाया जाता है, और रिसर्च जो है एक बंदर का ही नाम है, उसी में आरएच फैक्टर का पहली बार खोज हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है माइट्रोकांड्रिया का खोज किसने किया। देखिए माइट्रोकांड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। अब ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी डबे। देखिए डी डबे ने लाइसोसोम का खोज किया था, बेंडा ने आपका माइट्रोकांड्रिया नाम दिया था। देखिए जब अल्टमैन ने खोज किया था तो उस समय इसको बायोब्लास्ट के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद बेंडा ने क्या किया, उसका माइट्रोकांड्रिया नाम है। अब माइट्रोकांड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पैलेट ने राइबोसोम का खोज किया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है माइट्रोकांड्रिया को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो देखिए लिपिड स्राव के लिए जो होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिम्मेदार है, और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये प्रोटीन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है गैसोहोल में अल्कोहल कितने प्रतिशत होता है। 10%, 20, 30, 40। तो यहाँ आप देखिए जो गैसोहोल में अल्कोहल का परसेंटेज होता है वो 10% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब गैसोहोल का सबसे पहला बार आविष्कार हुआ था ब्राज़ील में, वहाँ पे इसका पहली बार आविष्कार हुआ था। इसको क्या होता है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पथरी का रोग किसके कारण होता है। देखिए ऑप्शन है फेरस ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिस, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है आपका पथरी का रोग होता है। अब बात करते हैं फेरस ऑक्जेलेट। तो फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि फोटोग्राफी में करते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।